शेयर मार्केट में कब एंटर होना चाहिए और कब हमारा गोल बन के एग्जिट होना चाहिए? देखिए, एंटर तो जब होंगे जब आपके पास में पैसा होगा तभी आप एंटर होंगे। अभी एंटर के ऊपर मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपका क्वेश्चन में ये है कि हम एंटर हुए। अभी क्या बोला मैंने सर? दो आदमी को मालूम है टॉप और बॉटम, एक भगवान को और एक झूठे को, राइट? तो आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि एंटर मैं जब हूं तब मालूम पड़े वो बॉटम हो जाए, करेक्ट? वो यहां पर इम्पॉसिबल है, ये तो किसी को भी नहीं मालूम है, ठीक है? अभी एंटर होते हैं और मार्केट गिर जाता है, बराबर। इस बात का सबको डर रहता है कि मैं एंट्री किया और मार्केट गिर गया तो आपको रिग्रेट होएगा यहाँ पे। तो सर मेरा कोड भी है, बट रिग्रेट इज लाइफस्टाइल डिजीज ऑफ स्टॉक इन्वेस्टिंग। इक्विटी इन्वेस्टिंग का लाइफस्टाइल डिजीज है, वो आपके साथ में आती है, वो है रिग्रेट। आप अगर ले लेते हैं और लेने के बाद में मार्केट गिर जाता है तो आपको रिग्रेट होता है। आप नहीं लेते हैं कि नहीं गिरेगा और मार्केट बढ़ जाता है तो भी आपको रिग्रेट होता है। हर हालात में आपको रिग्रेट होना है। इस दो रिग्रेट में से एक रिग्रेट आपको खुद के लिए चुनना है। इसी बोलकर मैंने बोला KYS इज मोर इंपॉर्टेंट देन KYC, नो योरसेल्फ। क्या दो रिग्रेट हैं? कि आपने शेयर्स लिया और मार्केट गिर गया, ये एक रिग्रेट है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है कि मैं, जैसे मैंने बताया, मैं तो 2 4 6 महीनों का धंधा नहीं करता हूं, मैं तो 5 साल 10 साल 15 साल का काम करता हूं। तो मेरे को ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि मेरे को तकलीफ नहीं होती है, लेकिन ये यहाँ का नियम है, मेरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक रिग्रेट तो ये हो गया कि मैंने लिया और गिर गया। एक दूसरा रिग्रेट ये होता है कि मैंने नहीं लिया और बढ़ गया। इन दोनों में से कौन सा रिग्रेट आपको रात को सोने के लिए देगा, ये आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिएगा। मेरे लिए ये रिग्रेट बहुत भारी है कि मैं नहीं लिया और मार्केट बढ़ गया। उससे बेटर मेरे लिए ये है कि मैं लिया और मार्केट गिर गया और मैं उस दुख के साथ में जी रहा हूं। अगर वो दुख है, अगर है, या वो जो भी, उसके साथ में मैं रह रहा हूं, मेरे को उसमें फिर भी मजा है, उससे वो बेटर कम रिग्रेट है मेरे लिए। तो एक तो ये हो गया एंट्री का, और दूसरा आपने पूछा एग्जिट का। तो एग्जिट का सबसे सिंपल, ऐसे तो कोई इसका बहुत जवाब नहीं, कई कारण होते हैं एग्जिट के, लेकिन मैंने जो ग्रॉसली जो समझा है वो दो कारण होते हैं। एक तो ये होता है कि जब मैनेजमेंट का जब फोकस चेंज हो जाता है कंपनी से, तब शेयर बाजार से, तब उस स्टॉक से निकलना चाहिए। और एक जब मैनेजमेंट का फोकस चेंज नहीं होता है तब भी उस शेयर से निकल जाना चाहिए। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं सिंपल भाषा के अंदर में, कि समझिए आप थ्री व्हीलर कंपनी बना रहे हैं। आप समझिए थ्री व्हीलर कंपनी का मैनेजमेंट हूं मैं, थ्री व्हीलर बना रहा हूं। अचानक मेरे पास में कैश फ्लो आ गया, 100-200 करोड़ रुपए हर साल का कैश फ्लो है, 700-800 करोड़ रुपया कंपनी के अंदर में है, और मेरे को लग रहा है कि आगे मेरा फ्यूचर बहुत बढ़िया है। और मैं सोचूं कि अब तो मेरे पास में पैसे की भी कमी नहीं है, मेरा कैश फ्लो भी है, और बैंक मेरी रेटिंग भी अच्छी है, और मेरे को लोन भी और मिल जाएगा, और मैं जाकर टायर का प्लांट डाल लूंगा, ठीक है, जो मेरी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर है, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा काम करता हूं तो मेरा फोकस चेंज हो गया, वो मेरी औकात से बाहर है, तो उस शेयर से निकल जाना चाहिए। एक उसी का दूसरा उपाय है कि जब फोकस चेंज नहीं हो, कि समझिए मैं ऑटोमोबाइल बना रहा हूं, चाहे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, और समझिए मैं पेट्रोल IC इंजन वाला बना रहा हूं, पेट्रोल का बना रहा हूं, डीजल का बना रहा हूं, LPG का बना रहा हूं, CNG का इंजन का बना रहा हूं मैं। लेकिन अगर समय के साथ में अगर मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में अगर नहीं आया, तो अगर मैं वो चेंज नहीं हुआ, तो भी मेरा फ्यूचर 2 4 5 साल में खिसक जाएगा। तो इसी बोलकर ये जरूर जानना चाहिए कि मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से अपने सेक्टर की ट्रेंड को समझ रहा है, और उसका क्या वो स्टेप ले रहा है अपने आप को इवॉल्व करने का। वो ये एक तरीका ये है। एक मैं कई जगह एक बार एग्जांपल दिया था, आज मैं वापस दे देता हूं। मैंने एक कंपनी के शेयर खरीदे थे, वो जयश्री टी है, वो चाय बनाती थी वो कंपनी। तो मैंने उसके कुछ 1-2% शेयर्स ले लिए थे 300-400 रुपए के भाव के अंदर में। तो वो शेयर वो ज्यादा बढ़े नहीं। फिर थोड़े दिन बाद में मालूम पड़ा वो चाय की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी थी इंडिया की, अभी भी शायद सेकंड लार्जेस्ट है। मैक्लोडगल तो बंद हो गया, कम हो गया, फर्स्ट होगी मालूम नहीं, ये बात है 7-8 साल 10 साल पहले की। तो बाद में वो मैनेजमेंट एक दिन आकर बोलता है कि अब हम लोगों ने चीनी मिल खरीदेंगे हम लोग बिहार के अंदर में। तो बिहार शुगर बेल्ट जो है वो मेन यूपी माना जाता है, बिहार इतना शुगर बेल्ट नहीं माना जाता है। तो उन्होंने एक सिक्लिकल है, वो चाय भी सिक्लिकल है और शुगर भी सिक्लिकल है। अब शुगर कंपनी खरीदेगा, वो भी जाकर बिहार के अंदर में खरीदेगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया कि ये कंपनी क्या एग्जैक्टली करना चाह रही है। तो ये फोकस जो चेंज हुआ है, ये गलत फोकस चेंज हुआ है। थोड़ा दिन बाद में फिर मैं AGM में मिलने के लिए गया वहाँ पे, तो मैं BK बाबू से भी मिला, BK बिल्डा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहाँ पर ऐसे उनके डायरेक्टर से ऐसी बात हो रही थी, तो उनके दिमाग में मेरे को समझ में आया कि ये लोग अब कोई बात कर रहे हैं, कोई लंदन में कोई दूध की कंपनी खरीदने वाले हैं ये लोग, जो कंपनी दूध बनाती है। तो मेरे दिमाग में आया कि इनका चाय भी हो गया, इनका शुगर भी हो गया, दूध भी हो गया, अभी इनको चाय की दुकान खोलना बाकी है इन लोगों को।
मैं जाकर पूछ रहे पिछले अगले 10-15 दिन में 1-1.5 महीने में सब शेयर जितना था सब बेच दिया, वो सारा 5 रुपये 25 रुपया कुछ हो गया वो शेयर। तो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला। तो ये आपको हर समय साथ में रहना मैनेजमेंट के। आप यहाँ पे आंख बंद करके नहीं कर सकते। जैसे मैंने क्या बताया, प्लांट के जैसे, प्लांट में पानी डालते रहिए, हवा डालते रहिए, फर्टिलाइजर डालते रहिए, धूप देखते रहिए, उनसे बातें करते रहिए, आपके प्लांट से वो भी बात करते हैं। तो ये प्लांट ये जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है एंट्री और एग्जिट का जो मेरे को समझ में आया। सर मेरा नाम अंबर अग्रवाल है। मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। 4-5 साल जॉब किया मैंने। फिर मेरे को जॉब करते करते शेयर मार्केट में मजा आया, तो मैं भी फुल टाइम इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ 4-5 साल से। तो मेरे को आपसे ये समझना है कि आप कंपनी कैसे निकालते हैं, क्या सोच के आप एक कंपनी लेते हैं और उसको पकड़ के कैसे रखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब भी 25-30% अपने को दिखता है तो मन में बहुत खलबली हो जाती है। तो उसको आप आगे तक यानी पकड़ के कैसे रखते हैं, क्या सोच के उसको रखते हैं, और बेसिकली आप कैसे निकालते हैं कंपनी, क्या सोचते हैं उस बारे में, वो जानना था। तो ऐसा है कि मेरे को ऐसे लगता है कि ये मजा लेने की जगह नहीं है ये। तो आप पहले वो मजा वर्ड यहाँ पर निकाल दो। ये सीरियस बिजनेस है यहाँ पे, ठीक है। मैं सीरियसली कर रहा हूँ। हाँ, नहीं अच्छी बात है। अगर आपने इंजीनियरिंग छोड़ के अगर आप आए हैं तो ऑफ कोर्स आप पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ सोच समझ कर आपने आया होगा। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप बैठिए, कि नॉलेज, करेज एंड पेशेंस, ये 3 चीज बहुत जरूरी है शेयर बाजार में, ठीक है। जो अभी स्पीच में बताया था, नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, एंड करेज टू बाई इन ए रीजनेबल क्वांटिटी, एंड पेशेंस टू होल्ड। ये तीन चीज यहाँ पर सक्सेस का सिंपल मंत्र है यहाँ पे। इसको आप डिसिप्लिन से अगर अपनी लाइफ के अंदर में अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे तो कम से कम आपको एक रीजनेबल एवरेज नंबर आपके ऊपर आएंगे कि नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट। और जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें मैं तब बोल रहा हूं जब आपको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है। अदरवाइज सिंपल आप अपना म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए या पीएमएस में लगाइए, जा लगाइए, सब झमेले की आपको जरूरत ही नहीं है। तो नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। तो नॉलेज टू आइडेंटिफाई ए गुड स्क्रिप्ट, और करेज जो है, ये करेज जो है, ये मेरे ख्याल से शेयर बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी है करेज। पेशेंस से भी ज्यादा जरूरी है करेज। करेज कैन नॉट बी बॉट, नॉलेज कैन बी बॉट टू सम एक्सटेंट। अगर समझिए आप अपने पास में एक टीम बिठा लेते हैं रिसर्च की, राइट, तो आपको नॉलेज, आप उसका बोरोड नॉलेज है, लेकिन आपका वो नॉलेज है। अगर आपके पास में टीम है या आप किसी को, तो ये बोरो हो सकता है। पेशेंस भी समझिए, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि हाँ भी वो 10 साल रखा, और अपने जो आंकड़े सुनते हैं कि एशियन पेंट्स ने 30 साल के अंदर में कितना रिटर्न दिया। अगर ऐसा, इस तरह ऐसे बहुत सारे आपको शेयर्स मिलेंगे, ऐसे 50 शेयर्स ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने 1 लाख रुपया, जिनका 1-1 करोड़ रुपया हुआ, 100 टाइम्स 200 टाइम्स हुआ 20 साल के अंदर में। ऐसे आपको बहुत शेयर मिलेंगे, 150 शेयर तो मिल जाएंगे आपको। तो उसको समझ के हो सकता है कि आप फॉरगो कर जाएं कि चल मैंने इसमें 1 लाख रुपया डाला है या 2 लाख रुपया डाला है, अब ये रुपया मैं 10 साल तक नहीं, समझो एक कसम खा लिया 10 साल तक इसको नहीं छूऊंगा। आप पेशेंस, वो आपका पेशेंस हो गया। आपको करे जाना मुश्किल है, ठीक है, कि अगर मेरे पास में 1 लाख रुपया है और मैं 25,000 रुपया एक शेयर में लगाता हूं, 1 लाख रुपया का 25,000 रुपया एक शेयर पे लगाता हूं, ये करेज होना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये करेज यहां पर इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ऐसा मेरे को ऐसे लगता है यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्रीड। वो लालच बुरी बला है, वो मालूम नहीं वो कौन से संदर्भ में बोला गया है। हर चीज का लालच, जो ग्रीड है, वो भी आपकी एक एनर्जी है। ग्रीड का यहां पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा महत्व है शेयर बाजार के अंदर में। लेकिन वो खाली इसको ग्रॉस वैल्यू पे मत लेना, इस बात को कि ग्रीड इज गुड, उसको खाली सिंपल नहीं लेना चाहिए। कौन सी चीज पे ग्रीड, उसके ग्रीड के पीछे इफ इट इज बैक्ड बाय योर नॉलेज देन ग्रीड इज गुड। तो वो आपको अपने आप को ये सुधारना पड़ेगा कि मैं यहां पे क्या करने के लिए आया हूं। तभी मैंने बोला KYS, नो योर सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। देखिए, एक मेरा कोट है, स्टॉक मार्केट इज लाइक एन ओशन, ठीक है, समुद्र के जैसे है। लोग कुछ यहाँ पर आते हैं, वो अपना तफरी वफरी करते हैं, पानी में पैर वैर भिगो लेते हैं, थोड़ा नहा लेते हैं, चले जाते हैं कि समुद्र घूम के आ गए। दूसरे लोग आते हैं, थोड़ा टायर वायर लेते हैं, थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, थोड़ा सा डीप वाटर चले जाते हैं, आ जाते हैं। तीसरे हैं, थोड़ा मछली पकड़ने के लिए आते हैं, एक बोट वोट ले लेते हैं, थोड़ा मच्छी वच्छी पकड़ लिया, उनका धंधा चल रहा है उनके। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं मिनरल्स। तो उनके लिए बड़ा ताम झाम उनको चाहिए, उसमें बड़ा रिस्क है उसके अंदर में, और बड़ा रिस्क और बड़ा गेन है उस चीज के अंदर में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्या चुनने के लिए आए हो आप। यहाँ पे आप वो शीप उठाने के लिए आए हो यहाँ पे, कि या मच्छी उठाने के लिए आए हो, या हवा खाने के लिए आए हो, या सीरियस धंधा करने के लिए आए हो। अगर आपको बड़ा, अगर आपका विजन है
तो आपको टारगेट भी आपको बड़ा ही रखना पड़ेगा ना आपको, तो वो आपको समझने का है। तो ये चीज आप कब समझोगे, कोई काम करने के पहले आपको ये सोचने का है। उसमें जरूरी नहीं कि आप गलत हो गए, लेकिन आपको धारणा वैसी बनानी है, ये शेयर में कितने साल रख सकता हूं, इस शेयर के साथ में कितने साल, इसका फ्यूचर कितने साल तक ब्राइट हो सकता है, एक आपको धारणा बनानी पड़ेगी आपको। अदरवाइज फिर आप ऐसे ही करते रहोगे जो आपने बताया। तो अगर आप उस चीज को अच्छी तरह समझ गए हो, उस सेक्टर को समझ गए हो, कंपनी को अच्छी तरह समझ गए हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास में है, तो शायद आप 10 साल तक उस शेयर को होल्ड कर सकते हो। मेरे पास में कुछ शेयर्स है जो 2003 और 4 में लिए, आज भी मैं होल्ड करता हूं उन शेयरों को। 17-18 साल हो गया मेरे को। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने में खुश हो जाते हो। आप 25% में आप खुश होते हो तो ये आपकी एपेटाइट है। ये कोई बुरा भी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये बुरा नहीं है, लेकिन पैसा वेल्थ क्रिएट नहीं होगी उसके अंदर में। फिर आपको हर समय नई मछली पकड़नी पड़ेगी, हर समय नई आइडिया चुननी पड़ेगी। तो जैसे प्लेन में लिखा रहता है कि देखिए बाहर एग्जिट दरवाजे आपके बाजू में भी हो सकते हैं, जब अनाउंस करती है एयर होस्टेस कि आपके बाजू में भी है, तो आपको हो सकता है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया हो वही गोल्ड माइन हो, वही शायद। तो ये स्टडी वाला खेला भाई, अगर तो, और ये टाइम के साथ आता है, ये एक्सपीरियंस के साथ आता है, उम्र के साथ में आता है, ये तुरंत नहीं आता है। हेलो, गुड इवनिंग सर। सेक्टर रोटेशन पहले कैसे प्रिडिक्ट करना है सर? रोटेशन प्रिडिक्ट कैसा करना है? प्रिडिक्ट वो तो जैसे मैंने भी क्या बताया कि बुल मार्केट इज लाइक ए सनशाइन, इट इज ऑलवेज देयर समवेयर, लेकिन उसके लिए आपको परिपक्व होना पड़ेगा, उसके लिए एजुकेटेड होना पड़ेगा। वो इतना इजी नहीं है खाली हम वर्ड सुन लें कि सेक्टर रोटेशन हम कर सकते हैं या कि सेक्टर रोटेशन करना चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए जो 2-4-5 साल शेयर बाजार में लगाया है, उसके लिए सेक्टर रोटेशन पकड़ना समझना मेरे ख्याल से थोड़ा सा तकलीफ देह है, ईजी नहीं है। उसके लिए बेटर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। ओके सर। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक क्वेश्चन। नहीं रिक्वेस्ट है मैम, आपकी प्यारी सी स्माइल के साथ आपका स्माइल फॉर्मूला नागपुर वासियों के लिए सर। क्या बोले स्माइल के साथ? स्माइल बहुत अच्छी है। फॉर्मूला, आपका स्माइल फॉर्मूला सर। स्माइल फॉर्मूला तो ठीक है, बता देता हूँ। इन्होंने भी पूछा था कि मैं शेयर कैसे पकड़ता हूँ, तो मैंने स्माइल फॉर्मूला को मैं फॉलो करता हूँ। और एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल इन साइज, एम और आई स्टैंड फॉर मीडियम इन एक्सपीरियंस, लार्ज इन एस्पिरेशन एंड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। मैं ये मेरा पूरा जिंदगी के जितने भी शेयर आज तक मैंने पकड़े हैं, उनके सबका पीछे खाली एक ही सिंपल फॉर्मूला है, स्माइल का। मैं ऐसी कंपनी पकड़ता हूं जो अपने सेक्टर में स्मॉल हो। मैं कोई जरूरी नहीं 100 करोड़ वाली कंपनी पकड़ता हूं, अपने सेक्टर में जो स्मॉल इन साइज है मैं उसको पकड़ता हूं। कोई जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला आप सुन के आप राइट हो जाएंगे, ये भी प्लीज समझ के चलना इस बात को। मेरे लिए ये काम किया कि मैंने मेरी पूरी जिंदगी यहाँ पर बिताई है मैंने यहाँ पे। तो स्मॉल इन साइज, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जो हाथी है उसको अगर घूमना अगर होता है या भागना होता है तो उसको टाइम लगती है, चूहा जल्दी से घूम जाएगा और भाग जाएगा, राइट। तो इस बोल कर मैंने स्मॉल इन साइज कंपनी पकड़ी कि अपनी सेक्टर में स्मॉल हो। और मीडियम इन एक्सपीरियंस मैं इस बोलकर ऐसी कंपनी पकड़ता हूं जिसने 15 साल तक कड़ी मेहनत की अपनी लाइन के अंदर में। जो भी एक ही जगह उसने 10,000 किक मारी है, उसने वो इतना परिपक्व हो गया है, उसने 2-3 रिसेशन देख लिए, 3-4 तेजी मंदी देख ली, और वॉर देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। इस तरीके से वो अपने आप को एक्सपीरियंस में इतना मजबूत हो चुका है वो आदमी कि उसका शायद जीरो होना मुश्किल है, तो उसने 15-20 साल एक ही धंधे में काम किया और उसको एक्सपीरियंस है इस बोलकर। और इसके पीछे दो चीज है कि मैं जनरली जो 5 साल पुरानी कंपनी है तो उसमें नहीं करता हूं, इसी बोलकर मैंने कोई न्यू एज की कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट मैंने नहीं किया। स्टार्टअप पे मैंने इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है मेरा, उसके अंदर में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है जो मैं सेकेंडरी मार्केट में करता हूँ कि 2%, 4% या 5% जो भी है वो मैं नहीं करता हूँ उनके अंदर में। तो ये मीडियम इन एक्सपीरियंस और लार्ज इन एस्पिरेशन ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का एस्पिरेशन अगर बड़ा बनने का नहीं है, अगर मैनेजमेंट अरबपति नहीं बनेगा तो जो शेयर होल्डर है वो लखपति या करोड़पति नहीं बनेगा उसकी कंपनी के अंदर में। तो उसका एस्पिरेशन होना जरूरी है कि मैं रीजनल कंपनी था, रीजनल से नेशनल कंपनी बनूंगा, नेशनल से मैं ग्लोबल कंपनी बनूंगा, मल्टीनेशनल बनूंगा, मेरा मार्केट शेयर 3% का है, 10 साल बाद मेरे पास 15% का होगा। ये उसका एस्पिरेशन जरूरी है। अगर उसमें एस्पिरेशन नहीं है, जनरली क्या होता है ना, एक कंपनी माइग्रेट होती है, माइक्रो कैप से स्मॉल कैप के आसपास आती है, 100-200 करोड़ की कंपनी 1000-1500 करोड़ तक आती है, फिर आप देखना उसका वो एस्पिरेशन खत्म हो जाता है। वो जिंदगी में सब भोग लिया, सब उसको मिल गया, अब उसको लगता है क्या करने का है, बहुत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें फ्यूचर अपना बर्बाद होता है उसके अंदर में।
तो वो एस्पिरेशन जरूरी है। वो आप कंपनियों के कौन कौन सुनोगे, उनके एनालिस्ट में उसमें जाओगे, उनके एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, उनके इंटरव्यूज जो वगैरह जो आते रहते हैं टीवी में, और ब्रोकर्स वगैरह उनके इंटरव्यू जो पोस्ट करते रहते हैं, उनसे आपको एक आइडिया लगेगी उनको। तो ये है मीडियम इन एक्सपीरियंस एंड एक्स्ट्रा लार्ज मार्केट पोटेंशियल। तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जरूरी है कि 500 करोड़ की कंपनी 5000 करोड़ की तब बनने वाली है जब उसका मार्केट साइज 50,000 करोड़ का होगा। अगर उसका मार्केट साइज ही अगर इतना बड़ा नहीं है तो वो एस्पिरेशन होकर भी वो उतना बड़ा बन नहीं पाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप सोचिए, इंडिया में सबसे बड़ी जो कंपनी है जो एयर कूलर बनाती है वो सिम्फनी, और सिम्फनी कंपनी का टर्नओवर 1300-1400 करोड़ रुपया। आप सोचिए कि वो लीडर है और 1300-1400 करोड़ रुपया खाली एक कंपनी का टर्नओवर, 5 साल से यहीं पर वो अटके हुए, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़। तो वो मार्केट, मैं सिम्फनी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो मार्केट साइज इतना बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज होना चाहिए कि वो खुद मार्केट साइज खुद हर साल 10%, 15% या 5% या 12% मार्केट साइज भी बढ़ते जा रहा है। तो उसमें लॉन्ग टर्म में रहने में उस कंपनी में वेल्थ बनेगी। हेलो सर, मेरा नाम कुणाल है सर। उस तरफ, देर सर मेरा नाम कुणाल है। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी आईपीओज आए थे बहुत सारे, जिसमें से बहुत सारे आईपीओ थे जो कि जोमेटो का था, जो बुरी तरह से गिर गया। लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम के लिए अप्लाई करते हैं, तो ये अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म तक रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? ऐसा है भाई कुणाल भाई, मैं तो मेरी जिंदगी में मेरे को याद नहीं मैंने किसी आईपीओ में इन्वेस्ट किया, तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा रहा। हो सकता है मैंने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस भी की, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं उसमें खुश हूँ। अभी जो आईपीओ आते हैं, पहले जो आईपीओ आते थे वो एक रीजनेबल रेट में आईपीओ आते थे। अभी क्या मर्चेंट बैंकर वगैरह सब मिलजुल के और सब वो झोल झाल करके वो सब इन्फ्लेटेड आईपीओ आते हैं और इन्फ्लेटेड प्राइस के अंदर में आते हैं। आपने देख ही लिया जिन का भी आप जो भी पिछले 1-2 साल में जो भी आईपीओ आए होंगे, समझो 50 आईपीओ आए होंगे, तो हो सकता है 1-2 ने अच्छा या 5 ने अच्छा दिया होगा, बाकी 30-40 का क्या हालत हुआ वो आपने देख लिया। और यूट्यूब चैनल है सर मेरा भी, मैं आईपीओ के बारे में ही बताता हूँ। यूट्यूब चैनल पे आईपीओ के बारे में ही बताता हूँ, सिर्फ आईपीओ के बारे में यूट्यूब चैनल पे? हाँ, यूट्यूब चैनल पे। लेकिन बाकी जो बताते हैं चैनल पे वो सच रहता है या झूठ रहता है? जो शेयर मार्केट के बारे में बताते हैं उन पे फेथ करना चाहिए या नहीं? नहीं देखो, ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। यूट्यूब चैनल का तो मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को कोई बता रहा था यूट्यूब पे आते हैं सब पंडित लोग, बहुत वहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हैं वहाँ पे, तो उनसे तो थोड़ा सा बच के चलना। जो आदमी अभी इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं है मेरे को, तो यूट्यूब में तो आई डोंट नो, लेकिन आप टीवी वगैरह पे जो सुनते हो, लेकिन आप अपना खुद विचार करो, आप ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी को भी। क्योंकि सर आपकी एज इतनी है, आपका एक्सपीरियंस इतना है, वो नए नए लड़के हैं जो इतना बताते हैं, वो नए लड़के रहते हैं सर जो बताते हैं, इनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं, 5 साल का एक्सपीरियंस है, जो यूट्यूब पे ज्ञान दे रहे हैं। तो आप खुद ही अपने मुंह से बता ही रहे हो कि नए भी हैं, एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर तो वही सच बोलते नहीं बोलते, तो उनको सुनकर आपको थोड़ी ना कतरीना कैफ आपको डेट करने वाली है। मेरा कहना ये था सर कि आप भी एक यूट्यूब चैनल खोलिए। मैं यूट्यूब चैनल खोलूं, फिर मैं भी ऐसी मेरे को, अब मेरे बारे में फिर ऐसे कोई बात करने वाला है। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर हमारा आज शेयर मार्केट हमारा 55,000 60,000 सेंसेक्स चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि 2035 तक ये 1,10,000 के ऊपर जाने वाला है। और क्योंकि हमारा पूरे वर्ल्ड में हमारा देश सबसे ज्यादा यंग जनरेशन 35-40% यूथ हमारा देश है, तो आने वाले समय में ये यूथ भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। पर प्रॉब्लम ये होता है सर, आप भी बैठ जाइए। कंपनी काफी अच्छी होती है, हम उसको बाय तो कई बार कर लेते हैं, यानी 100 बार में 50 बार हम राइट होते हैं। क्वेश्चन पूछो। हाँ सर, सो हो गया, क्वेश्चन पूछिए। आप बता रहे हैं कि पूछ रहे हैं? सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम 100 में से 50 बार राइट होते हैं बाय करने के लिए, पर उसको सेल करते समय हम टाइट नहीं हो पाते। जैसे कहा जाता है कि बाय राइट और सेल टाइट, इस बीच का जो डिफरेंस होता है सर, उसको हम कैसे मैनेज करें? मोतीलाल ओसवाल से पूछिए आप। ये उसी का है ना टैग लाइन, बाय राइट्स और सिट टाइट। ये मालूम नहीं दोस्त, मैं एक्चुअली मेरा दिमाग कहीं और चला गया आपका इतना लंबा सुन के। आप क्या पूछना क्या चाह रहे कि ये बीच का? हेलो
क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार, हाँ, repeat कर क्वेश्चन लीजिए। वही पूछ रहा कि हम बाय तो स्टॉक को कर लेते हैं, राइट हो जाते हैं, पर जब वो बढ़ने लग जाता है, जैसे हमने 100 का लिया वो 150 हो जाता है और हम उसको अधीर होके बेच देते हैं, बाद में हमको 200, 250, 300 भी दिखता है, तो हम बाय तो राइट कई बार सही कर लेते हैं पर सही समय तक होल्ड नहीं कर पाते। सर, उसके लिए हमें गाइड कीजिए सर कि किस चीज को फॉलो करके हम उसको टाइट तरीके से होल्ड कर पाए। मैं आपको एक बात बताता हूं। अभी किसी सज्जन ने यही बात पूछा था कि 25-30%, इन्होंने पूछा था 25-30% आता है तो मैं बेच देता हूं। वो बात, वो क्वेश्चन आप उसी का जवाब है। आप एक काम कीजिए, देखिए ये फॉर्मूला, आपको एक रास्ता चुनना। आपको, आप इतने बड़े स्मार्ट यहां पर कोई नहीं है कि कोई शेयर तो सोचेंगे 25% में इसका पूरा हो गया, 25% निकल जाएंगे और दूसरे शेयर में आप फॉर्मूला निकालेंगे मैं 3 साल तक रखूंगा। जनरली ऐसा होना मुश्किल है। आप एक फॉर्मूला लगा कर रखिए कि आपको क्या सूट करता है। आपका शेयर का जब आप लेते हैं उस समय आपने क्या सोचा उस शेयर्स के लिए। आप किसी गाड़ी में बैठते हैं तो आपको मालूम होता होगा ना, इतने बजे गाड़ी छूटेगी, इतना बजे इस डेस्टिनेशन पे जाएगी, यहां पर पहुंचेगी। आप बीच में तो नहीं उतर जाते हैं ना उस गाड़ी को। आपको कुछ ना कुछ तो आपका वहां पर कुछ ना कुछ आपने समझ कर उस शेयर्स में लिया है। तो जो आप समझ के लिया है आप उसी को फॉलो कीजिए। ये तो सिंपल है, लेते समय जो आपके मन में आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो राम वाक्य हो गया, उससे आप चेंज नहीं हो सकते। आप उससे चेंज भी हो सकते हैं। लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो इन्वेस्टमेंट है शेयर बाजार में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए, ये 24/7 का बिजनेस है। ये साइड का धंधा नहीं है कि आप दुकान में बैठे हैं या फैक्ट्री में बैठे हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं और फट कोई बोल दिया शेयर्स ले लिया, तो मेरे ड्राइवर के अंकल से नॉलेज लिया, न पढ़ाई की ना ही कॉलेज किया, लोगों की सुन लिया, पेनी स्टॉक चुन लिया, पैसा इतना डुबाया, मजा आ गया। ठीक है, तो मजा जैसे उन्होंने बताया, मैडम ने बताया, मजा आपके ब्रोकर को आता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सोच के आपने उस शेयर्स को लिया था, उसी पर आप स्टिक रहिए। और ये रिग्रेट आपको हर समय यहां पर रहने वाला है कि कभी 25% में निकल गए तो 200 हो गया और कभी 200 में 25 में नहीं निकले तो वापस वो नीचे आ गया। तो ये आपको अपने आप को ऑलवेज ऑब्जर्व करते रहिए। शेयर बाजार में जो मतलब KYS, आप अपने आप को रोज इवेल्युएट कीजिए कि मैं किधर गलती कर रहा हूं, मैं किधर सही कर रहा हूं। अपने पुराना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, उसको लिखिए, दिमाग में मत रखिए, उसको लिखिए। ये शेयर मैंने क्या सोच के लिया था और ये मैं इसका क्या किया, कब निकला, क्यों निकला, उसका कारण लिखिए आप उसको, और बाद में क्या हुआ। तो ये आपको अपने आप ही सीखना पड़ेगा सर। आप किसी को फॉलो करके आप नहीं सीख सकते। आज भी अपन हाँ, यूएस के ऊपर डिपेंड है। अबे सुन भाई, आज सुन ना, बैठ बैठ। आप क्या बोला अभी, हम यूएस को देखते हैं। हम माने कौन, कौन हम? वो इंस्टाग्राम में आता है ना, अबे कौन है इधर, क्या है ना, अपुन नहीं तो कौन भी, कुछ आता है ना ऐसा। अभी है कौन इधर? कोई नहीं है, सरदार जी के अलावा कोई नहीं है, एक ही बैठे सरदार जी यहां पर। ठीक है ना? तो हम माने कौन? किसको आप हम बोलते हो? लोगों को करने दो, लोग तो स्मगलिंग करके भी पैसा कमा रहे हैं, आप कमाओगे क्या? तो हम कुछ नहीं है, वो लोग बातें करते हैं। क्या होगा, $2.5 लाख से ज्यादा आप एक आदमी, चलिए $2.5 लाख बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको क्या करने का? अभी बाहर मेरे को कोई यही पूछ रहा था, मतलब क्यों जाने का तुमको यूएस? क्या 5 शेयर 10 शेयर गूगल का ले लोगे तो क्या करेगा? उसका गर्लफ्रेंड को बताओगे मेरे पास गूगल का शेयर है? वो साला पैसा और खा जाएगी, वो बड़ी होटल में जाना चालू कर देगी। तो आपको यूएस का क्या चार्म है? आपको 80% घट गया यूएस के शेयर्स, मालूम है ना आपको? $600 वाला हो क्या, टेस्ला $100 हो गया, मालूम है ना? ऐसा ही कुछ हो गया। तो किधर यूएस की क्यों बातें कर रहे हो यार? इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये यूएस की जो बातें करते हैं उनको करने दो, बोलने की बातें अलग होती है। प्रैक्टिकल जो चीज आप अपने घर में अगर ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, उसको ठीक से देख नहीं पा रहे हो, ठीक से उस प्लांट को वाटर नहीं कर पा रहे हो, आपको क्यों यूएस जाना है फैशन दिखा के? क्या होने वाला है उससे? तो वो बेकार है, मेरा कहने का मतलब है। अंटिल अनलेस आपके पोर्टफोलियो की साइज इतनी बड़ी है, कोई 2, 4, 5 हजार 10 हजार करोड़ रुपए आप संभाल रहे हो, या आपका खुद का है 500 करोड़ रुपए आपने लगा दिया यूएस के अंदर, डूब भी गया तो चलो कोई बात नहीं, जीरो हो गया, या आपका बैलेंस हो गया, करेंसी के सामने हेज हो गया आपका। उसके कई तरीके होते हैं। अपने लोग छोटे इन्वेस्टर हैं, हम लोग को इधर उधर को जाने का जरूरत नहीं है। इंडिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। चलिए।
हेलो सर सर आप स्माइल वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है वो, लेकिन ये स्माइल जिसके ऊपर अप्लाई करते हैं सर, आप वो पे कर रहा हूं स्टॉक सर, वो अभी स्टॉक्स तो। कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं अभी सर, तो क्योंकि सर आप इसकी ही पे संख्या कर रहा बहुत हूं ज्यादा है। अभी तो आप ही पे कर रहा हूँ। नहीं, हम चाहते हैं सर कि हम आपको फॉलो करते हैं, आपके लेवल में तो नहीं है सर, अब एक छोटा पार्ट है, आप 1% से भी नीचे वाला, सर, पर हम level ऐसी ख्वाहिश subjective रखते हैं है। सर कि ऐसा हमारा भी ये होना चाहिए टेक्निक। तो थोड़ा सा क्लिक कैसा होता है सर आपको, फॉर एग्जाम्पल जैसे टालब्रोज है, टालब्रोज ऑटोमोटिव, तो सर आपको ये आया कैसे आपके दिमाग में शुरुआत में, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां हैं, मान लीजिए एक सेक्टर आपके ध्यान में आ गया है कि ऑटोमोटिव का, एक शुगर का आ गया, कोई भी आ गया XYZ, तो इस पर्टिकुलर सेक्टर में कौन सी कंपनी आपने को ढूंढना है जिसपे पर ये अपना स्माइल वाला फार्मूला लगाना है। मैं समझ गया आपका सर। आप इसका बात एक, जैसे मैंने पहले आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि इन्वेस्टिंग जो है वो 24/7 का बिजनेस है। और इसके पहले भी मैंने ये बात किया कि मैं कोई शॉप फ्लोर पे काम नहीं कर रहा हूँ, न मैं वेंडर हूँ, न मैं सप्लायर हूँ, न मैं लेंडर हूँ, न मैं लेबर हूँ, न मैं वर्कर हूँ। तो मैं क्या हूँ? तो इसका मतलब मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है ना कि दिन भर जो भी ये 400-500 कंपनियां जो भी हैं, इनको खाली दिन भर इनको देखते रहने का, इनके बारे में स्टडी करते रहने का, इनके बारे में सोचते रहने का। और जब कभी कोई मौसम चेंज हो रहा है या जब कोई सेक्टर अगर राइजिंग में निकलने की संभावना में है, तो उस सेक्टर के शेयर्स को पकड़ने का। तो ये एक दिन में नहीं होता है। मेरे पास कई शेयर्स ऐसे हैं सर, जो मैंने 5-5 साल तक उन शेयरों को खाली वॉच किया है, मैंने उनमें काम नहीं किया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको मालूम होगा, जैसे वेवो ग्लोबल मेरे पास में था, मैं 3 साल या 4 साल तक या 5 साल तक वो शेयर्स को खाली वॉच करता रह गया, क्योंकि वो शेयर्स एक बार खूब बढ़ा, उसकी वर्किंग अच्छी हुई, बाद में कंपनी की पोजीशन खराब हो गई, सेकंड टाइम फिर बहुत अच्छी हुई और फिर उसकी पोजीशन खराब हो गई। तो मेरे को खाली ये समझ में आया कि जो कंपनी एक बार 0 to 100 चली जाती है, 0 to 500 चली जाती है, 500 से वापस 200 आ जाती है, 200 से वापस 700 आती है, 700 से वापस 200-300 अगर आ जाती है, लेकिन वो बार बार 200 से 700 जा रही है या 0 से 500-700 जा रही है, उसके अंदर कुछ पोटेंशियलिटी तो है उस कंपनी के अंदर में। नहीं तो वो कोई मजाक नहीं है कि 100 करोड़ की कंपनी 700 करोड़ पे पहुंच जाए, 1000 करोड़ पे पहुंच जाए, वापस गिर जा रही है। तो मैं उस कंपनी को 4-5 साल तक खाली मैं वॉच करता रहा उस कंपनी को, उसके जितने कौन को लाता था मैं सुनता था, जो इंटरव्यू आता था वो सुनता था, और उसके प्रोडक्ट के बारे में जहां जिससे मौका मिल सकता वो पता लगाता था। अचानक मेरे को 2014, 15 या 16 में मेरे को ऐसे समझ में आया, कंपनी के जो कमेंट्री जो आती है मैनेजमेंट की वो अच्छी आने लग गई, वो ऐसा इंडिकेशन देने लग गया कि वो कंपनी टर्न अराउंड हो रही है। और 2 बार वो फेल हुआ तो उसने 2 बार अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया। उसने पहली बार एक बिजनेस मॉडल अडॉप्ट किया, वो सक्सेस नहीं हुआ, तो इसके कारण वो कंपनी डब्बे में आ गई। दूसरा बिजनेस मॉडल वापस उसने चेंज किया, वो उसको सही रहा वो बिजनेस मॉडल, लेकिन समाव कुछ रिसेशन आ गया 2008-9 का, कुछ ऐसा कुछ ऐसे वैसे कुछ आ गया, हो गया जो भी था उसमें, वो बिजनेस मॉडल सही रहा लेकिन कंपनी फ्रूटफुल नहीं हो पाई। तो मैं उस कंपनी का वॉच किया मैं उसको। फिर 2014, 15 या 16 के अंदर में अब जो जैसे मतलब कमेंट्री आने लग गई कि ये बिजनेस मॉडल सस्टेन हो रहा है और मेरा जो लॉसेस है वो भी कम होने लग गए हैं, 2-3-4 क्वार्टर के अंदर में हम प्रॉफिट करने शुरू करेंगे, तो मैंने उस शेयर्स को लेना चालू किया। तो इस तरह मेरा बोलने का मतलब, इस तरह आपको किसी कंपनी को पीछे पड़ा रहना पड़ेगा सर। आप उसको पिछले 5 साल, 10 साल का, 15 साल का इतिहास आपको जानना पड़ेगा उसको, और आप तैयारी उसके पीछे लगे रहिए कि ये कभी टर्न अराउंड अगर होगी। तो अपना काम खाली यही है ना, अपना काम क्या है एज एन इन्वेस्टर, मैं तो फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ, मेरा काम यही है सब कंपनियों के बारे में देखते रहने के, कब किसका फॉर्च्यून चेंज हो रहा है, कब ये हो रहा है। तो ये है, तो वही टैलब्रोज जो आप नाम लिया, उसमें भी मैंने यही देखा कि हाँ भी वो सबसे सस्ता शेयर दिख रहा था। सब लोगों को ये लग रहा था कि गैस्केट बनाती है ये, और वाईसी इंजन का सब खत्म हो जाएगा तो वो गैस्केट ईवी में नहीं लगेगा, ऐसे वैसे कर कर जो ऑटो एंसिलरीज है उन सब के सब 6, 7, 8, 10, 9, 10 के पी के अंदर में सारे शेयर मिल रहे थे। कई कंपनियों के शेयर ऐसा, अभी भी कई कंपनियों के शेयर आपको ऐसे मिलेंगे। तो लोगों ने लगा कि हाँ भाई ईवी आया है। अभी एक कंपनी में आपको बताता हूँ जो आईसी इंजन के लिए काम करती है, वो कंपनी के पास में 2030 तक का ऑर्डर बुकिंग है, छोड़ दीजिए ईवी की बात, 2030 तक का। और टाटा मोटर्स और मारुति भी ये बात बोलते हैं कि इंडिया में 2030-35 के पहले कोई 100 ईवी होने वाला नहीं है, दोनों पैरेलल चलने वाले, साथ साथ चलने वाले। तो भाई साहब ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ों का, न्यूज़ का, इन्फॉर्मेशन का, ये सब चीज़ों को वो उसके पीछे पड़ा रहना पड़ेगा, तब वो होगा सर, ऐसे नहीं होगा।